नाज़रीन, प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं अली हैदर। पाकिस्तानी मईशत पर अब दरूने मुल्क से आवाजें आना शुरू हो गई हैं, वो भी कंसर्न है, उनको भी फिक्र हो रही है। पाकिस्तानी मईशत पर आज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट शाया की है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक नाज़रीन, सीपैक तामीरात का बड़ा प्रोग्राम जिसे पाकिस्तान ने माशी तरक्की को बढ़ाने का ईंधन समझा जाता रहा, लेकिन माशी बहरान की वजह से सीपैक के आधे मंसूबे रोक दिए गए हैं। पाकिस्तान इस वक्त माशी बहरान में फंसा है। सीपैक में शामिल चीन की सरकारी कंपनियां कर्जों की अदायगी के लिए पाकिस्तान से मुख्तदर गारंटी लेती हैं। पाकिस्तान अब चीन से सीपैक मंसूबों में तरमीम के लिए कह रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि चीन पाकिस्तान को $1 अरब की इमदाद दे और चीन का गैर सरकारी कंपनियां पाकिस्तान में कारखाने लगाएं, और जो इमदाद दे चीन वो फिर पाकिस्तान अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए लगाए। जबकि इमरान खान की हुकूमत ने कई सीपैक मंसूबों को रोक रखा है, ये भी लिखा गया उस आर्टिकल में। सीपैक के तहत अभी तक नाज़रीन $19 अरब के रोड, पावर प्लांट्स और बंदरगाह की तरक्की के मुताबिक मंसूबे जो हैं वो शुरू या फिर मुकम्मल किए जा चुके हैं। पाकिस्तान को जनाब अगले 20 40 अरब डॉलर्स का चीनी कर्जा वापस भी करना होगा। जी हाँ, ये भी शायद अब तक किसी ने नहीं बताया। पाकिस्तान की माशी पॉलिसियों पर चीनी सफीर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आपको यकीन आ रहा है कि ये चाइना की तरफ से तमाम तहफ़्फ़ुज़ात उठाए गए हैं। अच्छा, आज क्या होता है वो बात बड़ी काबिल गौर है। आज असद उमर साहब ने कहा कि 6 माह में मईशत को बचाने की जंग मुकम्मल हो चुकी है, अब इस्तेहकाम की कोशिशें जारी हैं। जून से मईशत में बेहतरी के आसार आना शुरू हो जाएंगे। एक दफ़ा गुफ्तगू आप उनकी सुन लें, फिर मैं आपको बताऊंगा जब असद उमर सब कुछ कह रहे थे तो नहीं, पाकिस्तान के किसी और कोने में जो कुछ हो रहा था वो क्या हो रहा था वो मैं आपको दिखाऊंगा भी, सुनाऊंगा भी, लेकिन पहले आप गुफ्तगू सुन लें एक दफ़ा। अच्छा, बस एक बात है, असद उमर साहब की आवाज़ बड़े अरसे के बाद सुनी, बड़ा अच्छा लगा सुन के, क्योंकि हम तो ढूंढ रहे थे हमारे वज़ीर ख़जाना कहाँ है। जो माशी अबतरी की सूरत हाल हमने देखी उसमें तो हम भूल ही गए थे कि हमारे वज़ीर ख़जाना हमारे पास, हमारे आसपास मौजूद भी हैं कि नहीं। फिर खबर आती है कि जनाब वज़ीर ख़जाना, पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब फेसबुक पे नजर आएंगे आपको। जी हाँ, आज वो फेसबुक पे लाइव आए। सब देख रहे थे, सब ढूंढ रहे थे, खा वो माहिर मईशत हो, खा वो टीवी के एंकर हजरात हो, खा वो सहाफ़ी हो, कि जनाब इस अबतरी की हालत में कुछ तो पता करें हमारे वज़ीर ख़जाना कहाँ है। वो नजर आए फेसबुक पे। उन्होंने डिजिटल मीडिया के कुछ नुमाइंदों को बुलाया और सोचा कि उनको माशी सूरत हाल पे ब्रीफ किया जाए ताकि अवाम तक वो बात पहुंचे। अब हुआ ये नाजरीन कि आपको जो मैं इस वक्त स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, ये फेसबुक जब लाइव जा रहे थे असद उमर साहब, ये उसकी स्क्रीनशॉट है, दोबारा दिखाएं प्रोड्यूसर साहब। उस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि उस दौरान जब वो गुफ्तगू कर रहे हैं, आपने देखा ये आपके बिल्कुल ऊपर लेफ्ट टॉप के ऊपर जो है वो 4.5K लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि तकरीबन इतने लोग इस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या वो जो फेसबुक पे लाइव टॉक थी असद उमर साहब की, वो जो 1-2-3 घंटे जारी रही, आपको ये जान के हैरानी होगी नाजरीन कि 4000 से 4500 लोगों ने, इससे ज्यादा लोगों ने नहीं देखा। 22 करोड़ की आवाम है जो जानना चाहती है कि पेट्रोल महंगा क्यों हो रहा है, जो जानना चाहती है। आप कहते थे कि आएंगे तो गैस सस्ती करेंगे, वो इंतजार में थी कि उनका वजीर खजाना कहाँ है। वो फेसबुक पे लाइव बैठे हैं, 4-4.5 हज़ार उनको लोग देख रहे हैं। बाकी 22 करोड़ आवाम जो कि इंटरनेट सारे एक बड़ी आवाम है, एक बड़ी तादाद है जो इंटरनेट यूज नहीं करती, उनको पता ही नहीं था। और नाज़रीन, जब ये सब कुछ हो रहा था तो लाहौर हाई कोर्ट से खबर आती है। लाहौर हाई कोर्ट के ये रिमार्क्स बड़े अहम हैं। वो कहते हैं कि अवाम महंगाई में पिस रही है, एग्जीक्यूटिव फेल हो चुकी है, डॉलर की कीमत रोज बरोज बढ़ रही है, पता नहीं हुकूमत कहां सोई हुई है। कभी पेट्रोल पर टैक्स बढ़ा दिया जाता है, महंगाई कर दी जाती है, यहां हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। ये रिमार्क्स थे ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के। और नाज़रीन, आज ही लाहौर हाई कोर्ट को बताया गया कि हुकूमत टैक्स के तयशुदा अहदाफ हासिल नहीं कर पाई। पंजाब में 10 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। पूरे पाकिस्तान में यही जो शॉर्टफॉल है, मैं माजरत के साथ, ये 100 अरब है, 100 अरब का शॉर्टफॉल पंजाब में, और पूरे पाकिस्तान में यही शॉर्टफॉल स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक 235 अरब रुपए है। लेकिन जिस दौरान नाज़रीन ये सब कुछ लाहौर हाई कोर्ट में बताया जा रहा था, बयान किया जा रहा था, उस दौरान खबरें ये आई नाज़रीन, ये रिपोर्ट्स आई कि पंजाब हुकूमत सादा अवामी नुमाइंदों के लिए 70 नई गाड़ियां खरीदने का रास्ता साफ कर रही थी। इन 70 गाड़ियों की जरूरत इसलिए थी कि अवामी नुमाइंदे
पुरानी गाड़ियां इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा नहीं लगता ना, पुरानी गाड़ी में बैठ के किसी अपने हल्के में जाएंगे तो झंडा भी तो नई गाड़ी पे लगा हुआ अच्छा लगता है ना। तो नाज़रीन, उसके बाद फिर एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान इस साल 3.9 की शरह से तरक्की करेगा। गुज़िश्ता साल ये शरह 5.2% थी। साल 2020 में ये रफ्तार 3.6% होगी और ये रफ्तार खित्ते की कम तरीन रफ्तार होगी। डॉलर आपको पता होगा कि आज 143 रुपए से भी तजावुज कर गया। अब खबरें ये है नाज़रीन कि 180 पर पहुंचेगा। बिजली की कीमतों में 2 से 2.5 रुपए फी यूनिट इजाफा भी प्लान हो चुका है। इसके साथ साथ गैस की कीमतें 143% बढ़ चुकी हैं। मजीद इसमें अब बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। जनवरी में नाज़रीन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बताया गया कि गर्दिशी कर्जा 1400 अरब रुपए हो चुका है। मजीद सुनिए, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी तो आने वाला है बहुत कुछ। एमनेस्टी स्कीम्स जो कभी डाकुओं को एनआरओ देने के मुतरादिफ कही जाती थी, आज मुल्क की मईशत के लिए लाजमी ठहर गई। बैरून मुल्क पड़ी अवामी दौलत अब किस्सा पारीना हो चुकी है। हुकूमत को आए 7 माह से जायद हो गए। मुल्क FATF के ग्रे लिस्ट पर नहीं निकल पा रहा। नुकसान बकौल वज़ीर खारजा 10 अरब डॉलर का है। कारकर्दगी यह है कि मुल्क को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाने का खदशा है। मुल्क की मईशत को भंवर से निकालने के बजाय एक और भूचाल का इंतजार है। हमें क्या कहा जाता था और आज क्या क्या रहा है। नाज़रीन, एक हमने कोलाज तश्कील दिया है, वो आप कोलाज देखिए, फिर आपको उससे अंदाजा होगा। एमनेस्टी स्कीम को मेरी और मेरी पार्टी मुस्तरद करती है। 2018 का हम इलेक्शन जीतेंगे। जिन्होंने एमनेस्टी ली है सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे। पाकिस्तान की जो ताजिर हल्का और सनतकार हैं, वो सब कह रहे हैं कि जी पैसा जो है वो फंसा हुआ है, ऑन द रिकॉर्ड नहीं है, बुक्स के ऊपर डिस्क्लोज नहीं हुआ हुआ। तो वो कह रहे हैं कि जी एक मौका जरूर दें आखिरी, ताकि जो जो आना चाहता है नेट के अंदर वो आए। गैस 2 नए टैक्स, बिजली 3 नए टैक्स। गैस पे तो जुल्म देखें, दुनिया में गैस की कीमतें 1/3 रह गई। पाकिस्तान में गैस की कीमत हर साल बढ़ा दी जा रही है पिछले 3 साल से। किसी को बताया कि क्यों हमें गैस की बढ़ानी पड़ी है? क्योंकि गैस के ऊपर 157 अरब रुपए के कर्जे चढ़े हुए हैं, फिर 50 अरब रुपए की चोरी है सालाना गैस की। तो अगर आज भी हम शुरू करें, टाइम लगेगा चोरी खत्म करने में। गैस की कीमत नहीं बढ़ाते तो ये गैस कंपनियां बंद हो जाएंगी। इसी पाकिस्तान से आपको 8000 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा करके दिखाऊंगा। कभी हमें किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी और कर्जे नहीं लेने पड़ेंगे। ये आपने देखा, कसूर शायद इमरान खान साहब का भी इतना नहीं है। उनको ब्रीफ करने वाली उनकी टीम शायद उनको गलत ब्रीफ करती है, उनको मिसलीड करती। नाज़रीन, माह मार्च में महंगाई 9.41% बढ़ी। आम आदमी चीखना चाहता है, लेकिन वज़ीर आज़म की इस बात को सुनने से लगता है कि वो अब शायद चीख भी ना पाए। आपने घबराना नहीं है। अब आवाम ये भी पूछ रही है तहरीक इंसाफ की हुकूमत से कि अब घबराने का टाइम आ गया है। क्या तहरीक इंसाफ ने आवाम के साथ जो वादा किया था गैर हकीकी था? नाजरीन, क्या जो वादे असद उमर साहब करते रहे थे, क्या जो असद उमर साहब दावे करते रहे थे, क्या वो इमरान खान साहब को मिसलीड करते रहे थे? इमरान खान साहब तो इकोनॉमिस्ट है नहीं, इमरान खान साहब खुद तो नहीं इकोनॉमी पे दस्तरस रखते, उन्होंने टीम सिलेक्ट की। तो क्या असद उमर साहब वो डिलीवर कर पा रहे हैं जो इमरान खान साहब ने उनसे उम्मीद लगाई हुई थी? ये तमाम चीज़ें नाज़रीन हमने आपके सामने रखी हैं। और नाज़रीन, मुल्क की मईशत की जो अबतरी है उसका इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता हुकूमत पर कब तक डालती रहेगी? हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा थोड़ी ही देर में मौजूद होंगी, शंदाना गुलजार खान साहिबा। आप वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर कॉमर्स हैं। ये तमाम चीज़ें हम उनसे भी डिस्कस करेंगे। और आज जिस तरह से असद उमर साहब ने फेसबुक पे लाइव आकर अगेन इस चीज़ को समझ नहीं पाए हम कि आपके पास उससे बड़ा मीडियम मौजूद है, वो है पार्लियामेंट। हम नहीं कह रहे कि किसी एंकर को जाके इंटरव्यू दे, मुझे या किसी और पे टेलीविजन पर आए, नहीं, आप किसी टीवी को इंटरव्यू दीजिए, मगर पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम है, आप वहां आए, वहां पर अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे बात करें, वो चीज़ लाइव टेलीकास्ट होगी, पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान देखेगा, उनको एक हैजानी कैफियत से बाहर निकालिए। आप फेसबुक पर आके बैठ गए और मैंने आपको दिखाया कि फ़कत 4000 से 4500 लोग जो हैं वो उनको देख रहे थे। हमें ज्वाइन किया वफाकी पार्लियामानी सेक्रेटरी फॉर कॉमर्स मोहतरमा गुलजार साहिबा ने। शंदाना गुलजार साहिबा, कंसर्न्स का इजहार तकरीबन हर वॉक ऑफ लाइफ से ताल्लुक रखने वाला शख्स और हर महकमा करने लग गया।
आज लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स मैं आपके सामने रख देता हूं। अवाम महंगाई में पिस रहे हैं, एग्जीक्यूटिव फेल हो चुकी है, डॉलर की कीमत रोज बरोज बढ़ रही है, पता नहीं हुकूमत कहां सोई हुई है, कभी पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाकर महंगाई कर दी, यहां हुकूमत नाम की चीज नहीं। अदालत खुद पूछ रही है हुकूमत कहां पर है। हुकूमत हमें थोड़ी देर पहले फेसबुक पे नजर आई जहां पे फकत 4-5 हजार लोग उनको देख रहे थे एंड वी वर वंडरिंग कि हमारे वजीर खजाना कहां है। शंदाना साहिबा, इस हैजान से कब निकालेगी हुकूमत अवाम को? सॉरी, आपके आखिरी सवाल नहीं सुनाई दिया। मैं अर्ज ये करूंगा कि पीपल आर लुकिंग फॉर आंसर्स। शंदाना साहिबा, ठीक है महंगाई है, हम मानते हैं चीजें बहुत मुश्किल हैं, बट एटलीस्ट उनको मुतमईन करने के लिए कोई हो। असद उमर साहब आज फेसबुक पे लाइव थे, सिर्फ 4-5 हजार लोग लाइव उस वक्त बैठ के उनको देख रहे थे। पीपल वांट टू नो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जी शुक्रिया। देखिएगा, इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि महंगाई क्यों आई है। आपने बहुत सारे टीवी शोज में ये बातें हो रही हैं पिछले 6-8 महीने से कि इस तरह की महंगाई 2013 के बाद आई है। 2013 दिसंबर में इस किस्म की महंगाई थी और उसके बाद अभी ये आई है। आई थिंक लोगों की मेमोरी थोड़ी सी शॉर्ट है। मुझे याद है कि ये हुकूमत थी फ्री बेनजीर भुट्टो साहिबा की, और उसमें आटा इतना महंगा हो गया था कि आपको याद होगा लोगों ने यूटिलिटी स्टोर्स तोड़ दिए थे। जी, शॉर्ट हो गया था आटा। बिल्कुल, वो आर्टिफिशियल शॉर्टेज, बिल्कुल आर्टिफिशियल शॉर्टेज थी। हुआ ये है जी कि जब हम हुकूमत में आए हमारे पास 2 चॉइसेस थी। पहली चॉइस तो ये थी कि हम पुरानी पॉलिसीज चलाए रखते थे, और ये सब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें एक सिंपल सी बात थी कि जी डॉलर को सस्ता रखा गया था बनिस्बत रुपए के, ठीक है, क्योंकि उससे ये होता था कि आपकी इन्फ्लेशन यानी महंगाई कम होती थी, लेकिन उससे थोड़ा सा आवाम को ये एक आर्टिफिशियल सा फॉल्स ये सिग्नल जा रहे थे कि हालात ठीक है। अच्छा, 4 साल तो आपने रखा, ये स्टेट बैंक की भी बथेरी रिपोर्ट्स हैं। आप लाइन पर मौजूद हैं शंदाना साहिबा? लाइन कट की गालिबन। हमें फिर ज्वाइन मोहतरमा शंदाना गुलजार, वफाकी पार्लियामानी सेक्रेटरी फॉर कॉमर्स। सवाल यहां पर यह उठता है कि महंगाई पहले थी, हम मानते हैं पेट्रोल एक जमाने में 100 का फिगर क्रॉस कर चुका था, पर आपका जो दावा है, अब जो आवाम सवाल आपसे करती है वो ये आपसे पूछती है कि आपका होमवर्क कहां था, आपका दावा क्या हुआ। आपने कहा था कि आपके पास पहले से तमाम पॉलिसीज मौजूद हैं, आप जब वापस आएंगे, आप जब हुकूमत में आएंगे तो आपके पास हर मसले का हल होगा, हर ताले की कुंजी होगी। लेकिन अब आप उन्हीं तालों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं जो बहुत अरसे से बंद हैं, और आपके पास उसकी चाबी नहीं है। यही सवाल आवाम का है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो आर्टिकल है वो भी बड़ा अहम है। शंदाना साहिबा की लाइन कट गई थी, दोबारा हमारे साथ मौजूद हैं। शंदाना साहिबा, आज जैसे कि मैंने पहले कहा, कंसर्न्स न सिर्फ पाकिस्तान में उठ रहे हैं, बैरून मुल्क भी उठ रहे हैं। मैंने वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल का हवाला दिया। वो कहते हैं कि डिलिबरेटली हमने कुछ CPEC प्रोजेक्ट्स को इमरान खान की हुकूमत ने रोक के रख दिया हुआ है, और वो बड़े गैर मुतमईन नजर आते हैं कि CPEC पर जिस तरह से मौजूदा हुकूमत काम कर रही है। इसके साथ साथ अगेन महंगाई जो बढ़ रही है, आपकी बात ठीक है कि महंगाई का जो बढ़ना है बहुत पहले से शुरू हो गया था, बट बरअक्स आपके दावों के, आप जब हुकूमत में नहीं थे तो आप कहा करते थे कि आपका जो टैक्स कलेक्शन है वो 4000 अरब के बजाय 8000 अरब हुआ करेगा, आप महंगाई कंट्रोल करेंगे, आप गैस की कीमतें नहीं बढ़ने देंगे। तो प्रॉब्लम इज के भले सही हो रहा है मगर हो इसके बरअक्स रहा है। देखिए, 2-3 बातें हैं अली साहब। जिस तरह मैं बात कर रही थी बीच में कट गई कि हम जब हुकूमत में, हमारे पास 2 चॉइसेस थी। या तो हम पॉलिटिकली करेक्ट काम करें, लोगों को खुश रखें और इस इकोनॉमी को इसी तरह चलने दिया जाता, ठीक है। 5 साल हम भी कर्जे ले लेके डॉलर को सस्ता रख के, उससे सियासी तौर पर हमें बहुत फायदा होना था, क्योंकि लोगों को ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट से क्या लेना देना। उनको तो ये देखना है जी कि मेरे घर में आज मैंने बच्चे की स्कूल की फीस देनी है, मैंने अस्पताल जाना है, शादियां होनी है। अच्छा, जब शादी की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा एग्जांपल जैसे कि पिछले 5 साल हुआ क्या है पाकिस्तान में, जो सबको पता है, एंड आई कम टू योर मेन क्वेश्चन, पर थोड़ा सा बता दूं। इस मुल्क ने ये किया है कि जी एक शादी पे आपने 5 अरब रुपए लगा दिए, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे की शादी पे, 3 बच्चे और रहते, समझ जाए उनके साथ करना क्या है। प्लान तो यही था इनका कि जी 5 साल आवाम को खुश रखना है, बेशक आर्टिफिशियली खुश रखें, क्योंकि सस्ता खाना, सस्ता आटा किसको नहीं पसंद, ज्यादा तनख्वाह किसको नहीं पसंद। ये नहीं देखा कि आपके खर्चे
यानी आपकी जो इम्पोर्ट थी वो 60 अरब रुपए पे चली गई, आपकी एक्सपोर्ट 20 अरब पे श्रिंक कर गई। ये 40 अरब का जो खसारा था ये तो उसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं। आपने गैस सस्ती कर दी, आपने पेट्रोल सस्ता कर दिया, अब ये बिल कौन दे रहे? यही पे बिल हम दे रहे हैं। मैं यही आपको बता रही हूँ कि खजाना खाली हो गया था और बिल्कुल अवाम पे सख्ती। बिल्कुल ठीक। कोई दूसरी बात वही बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। गुड न्यूज अवाम को देनी है जी जी, ये सब चीजें टेम्पररी है। ये अल्लाह करे आपकी बात सच साबित हो, अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ, मैं एक पॉइंट रखना चाह रहा हूँ इस पे। यहाँ शंदाना साहब आप जो बात कर रही हैं वो बिल्कुल ठीक होगी, ये रियलिटी यही होगी जो आप कह रही हैं, मैं मानता हूँ इस बात को। प्रॉब्लम इज, और सवाल भी यहाँ पर ये है कि पॉलिटिकली करेक्ट आपने डिसीजंस नहीं लिए, अच्छी बात है। पॉलिटिकली करेक्ट आपने जो क्लेम्स किए ना कि ये सब कुछ हम कर देंगे, वो गलत था। मरियम औरंगजेब साहब का एक शॉर्ट में चाहता हूँ आप जरा सुन ले क्विकली, क्योंकि उन्होंने कुछ रियलिटी चेक्स दिए हैं, वो अगर आप सुन ले, मैं चाहता हूँ उनके जवाब आप दीजिएगा। अगर वो गलत है तो फिर आप मैं भी इस चीज को कंडेम करूंगा, आप भी कीजिएगा। जरा सुने एक दफा। जी शंदाना साहब, मेरे ख्याल है ये सारे सवालात डायरेक्ट होते हैं आपकी फाइनेंस टीम पर असद उमर साहब की तरफ। अली साहब सॉरी, मैंने कुछ भी नहीं सुना बिकॉज इधर बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। लेकिन मैं आपको सिर्फ क्योंकि आपने मरियम औरंगजेब साहिबा का हवाला दिया, आप सिर्फ मरियम साहिबा से ये कर कोई पूछ ले, बल्कि मैं खुद ही ट्विटर पे जरा पूछ लूंगी क्योंकि ऐसे ट्विटर भी हमारा वॉर ग्राउंड है। जी हाँ बिल्कुल, कि आप मुझे बताइए कि जब आपकी हुकूमत जाने से पहले 3 महीने पहले ये जो कहते हैं कि हमने इतने सारे पैसे PSD पे एलोकेट किए थे डेवलपमेंट फंडिंग के लिए, और फिर आपने CPEC का हवाला दिया कि स्लो हो गया, मुझे बताए वो पैसे है किधर? थोड़ा सा हमें कोई बता दे कि वो पैसे किधर है? वो पैसे कौन लेके गए इलेक्शन से पहले? किसके पैमाने को दिए गए कि अपने हल्के में खर्च करे इलेक्शन पे? बात करना बड़ी आसान होती है जी, लेकिन अभी उनकी फाइलें खुल रही है। मैंने खुद उस दिन एक फाइल देखी, मैं खुद पूछा कि ये एक पर्टिकुलर हमारे एरिया था कि वो पैसे गए किधर? अरबों रुपए थे, वो कहाँ है? तो देखिए उंगली उठाना बड़ा आसान है। 3 दफा हुकूमत में आए जो हमें एडवाइस फ्री दे रहे हैं, आप खुद इंप्लीमेंट कर जाते हैं आवाम के लिए। खुद तो माशाल्लाह सारे अरबपति वहाँ बैठे हैं, रखे लोग असेंबली में, वो सारा दिन रोते रहे। लेकिन चले पास की बात नहीं करते, मैं आज की बात करती हूँ। अब अभी क्या हो रहा है? फाइनेंस मिनिस्ट्री की टीम सिर्फ ये करे कि अगर 5 साल बाद हम इलेक्शन हार भी जाते हैं, यही सबसे बुरा हो सकता है ना हमारे साथ, PTI के साथ, आवाम की मैं नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन ये मुल्क हमने ठीक करके जाना है और ये सख्ती आएगी और सब पे आएगी। लोअर क्लास से भी आ रही है, अपर मिडिल, लोअर, अल्लाह करे ऐसा ही हो, अल्लाह करे आपकी एक बात ठीक हो शंदाना साहिबा। अल्लाह करेगा, हमारी टीम ये करेगी। और आपको थोड़ा सा जवाब देती जो आपने बताया वॉल स्ट्रीट जर्नल का, वॉल स्ट्रीट जर्नल तो एक अखबार है ना, वो तो हर किस्म की बात करेगा। आज ADB जो एक रिस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल डोनर है और लेंडर है, उसने बहुत जबरदस्त रिपोर्ट पब्लिश की और उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि जो इकदाम CMNN करके गई 2017 में, और यही एक IMF की रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि वो बेड़ा गर्क की गई है मुल्क का 2022 तक। मैं पुरानी बात नहीं कर रही हूँ कि जो गलत इकदाम इसहाक डार साहब ने किए, इसकी गूंज जिस मुल्क में 2022 तक आपका ग्रोथ रेट 3.6 ही रहेगा, ये भी उन्होंने कहा। आखिर में एक सवाल, आखिर में शंदाना साहब, ऑन द लाइटर नोट, इमरान खान साहब कहते थे घबराना नहीं है, अब इजाजत है आवाम थोड़ा सा घबरा ले? नहीं बिल्कुल भी नहीं। हाई अभी 2 जबरदस्त बड़े, मैंने खुद ही आर्टिकल्स देखे कि हमारी फूड इन्फ्लेशन की वजह से, ऑयल और गैस से ज्यादा फूड की प्राइसेस से आवाम तंग है सब लोग। और वो भी आपको पता है पुलवामा हुआ, इंडिया ने सारी पोर्ट्स बंद कर दी, 200 हमारी ड्यूटी लगा दी। तो जो हम चीज उठाते हैं, जिस चीज को हाथ लगाते हैं, उससे मसला बन जाता है। तो इसके पॉइंट से मैं रिक्वेस्ट बिल्कुल ठीक कि थोड़ा सा गुजारा करें, अगर और थोड़ा आराम से निकालना है तो सबको थोड़ा वक्त दें, देनी पड़ेगी, थोड़ा वक्त दें। बिल्कुल ठीक है, और थोड़े से हौसले। अच्छा कितना वक्त दें मैं अभी नाज़रीन को दिखाऊंगा, बट शंदाना साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शंदाना गुलजार साहिबा, आपके वक्त के लिए। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि एक हादसे की वजह से पाकिस्तान की पूरे रेलवे का निजाम इस वक्त दरहम बरहम होकर रह गया है। आखिर इसकी वजह क्या है, इस वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद हाजिर है नाज़रीन। रेल में सफ़र करना कैसा लगता है आपको? बड़ा ही रोमांटिक ये एक एक्सपीरियंस होता है, बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस होता है जो लोग रेल में सफ़र करते हैं। अब नाज़रीन हुआ ये कि 1 अप्रैल को रहीम यार खान में मालगाड़ी पटरी से उतर गई, और इसके बाद जो हुआ, इससे तो लगता है कि पूरा रेलवे ही पटरी से उतर गया। हुआ यूं नाज़रीन के हादसे के बाद से ट्रेनों की आमदोरफ्त का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो गया। 2 रोज हो चुके और आज भी कई ट्रेनें 20-20 घंटे से ज्यादा ताखीर का शिकार हैं। मुसाफिर परेशान है, और मजीद बुरी खबर यह है कि ताखीर का यह सिलसिला अगले 48 घंटों से 72 घंटों तक जारी रहेगा। भाईजान मुश्किलात इतनी है, कल बिजनेस के टाइम पे आए थे, गाड़ी कल भी नहीं आई। वो 6 बजे इधर पहुंचा है तो बोला लेट आएगी, 8 बजे आएगी। 8 बजे गया मालूमात क्या है तो बोला 10 बजे आएगी। सुबह 4 बजे से बैठे हैं वो मम्मी के लिए,
और अभी तक ऐलान भी नहीं हुआ। कराकोरम का इंतजार कर रहा हूँ, दोपहर से यहाँ बैठा हूँ। 11 बजे से आए हुए, लेकिन अभी कुछ पता ही नहीं है। 1 बजे की गाड़ी थी, मगर अभी वो अब तक आई नहीं है। 4 घंटे हो गए आते हुए। टाइम था 3:30 बजे, वो सुबह जाएगी 7 बजे। सुबह 7:30 बजे से आए हुए और ये टाइम हो गया, इन्होंने हमें ना टिकट दिया है इतना लंबा ट्रेन का। ट्रेनों का शेड्यूल सारा दरम बरम हो गया है, बेआसरा बैठे हुए हैं, ना कोई बैठने की जगह है ना कुछ है। लेकिन अब हादसे के बाद फिर एक रिपोर्ट तैयार की गई और महकमा रेलवे के 3 ओहदेदारों को मुअत्तल किया गया, जैसा कि अमूमन किया जाता है। इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट ने हादसे की 3 वजूहात का जिक्र किया गया, जिनमें से एक वजह है कमजोर ट्रैक और एक वजह यह है नाजरीन के जाए हादसा में पटरी का एक जोड़ खुला था, जिसको नट और बोल्ट्स के साथ मजबूती से जुड़ा होना चाहिए था। मालगाड़ी के एक हादसे ने रेलवे की तमाम कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया। जब से शेख रशीद साहब ने रेलवे की वजारत संभाली और उनका कहना है कि 24 नई ट्रेनें हमने चला दी हैं। जब शेख रशीद रेलवे के वजीर बने उस वक्त रेलवे के पास 8 मालगाड़ियां थी, जो बढ़ाकर 14 कर दी गई और उनका ऐलान है कि इसी साल ये तादाद मजीद बढ़ाकर 20 कर दी जाएगी। लेकिन सवाल जो उठता है वो ये कि क्या रेलवे में इतनी इजाफी ट्रेनों की जरूरत भी है? 30 मार्च को कराची से लाहौर आने वाली जिन्ना एक्सप्रेस लॉन्च की हुई तो पहले रोज आधी से ज्यादा बोगियां खाली थी। ट्रेन में 648 मुसाफिरों की गुंजाइश थी और थे सिर्फ 132। तो क्या नई ट्रेनें माली तौर पर फायदेमंद होंगी? क्या रेलवे में इतनी इजाफी ट्रेनें चलाने की सलाहियत है? वजीर रेलवे शेख रशीद ने एक मौका पर कहा था कि पहले इन्हें रेलवे की इतनी समझ नहीं थी, लेकिन अब आ गई है। आपने सुना भी दिया पहले हमने। अगर शेख रशीद को रेलवे की वाकई समझ आ गई है तो क्या वो ये भी जानते हैं कि जिस रफ्तार से वो ट्रेन चलाना चाहते हैं रेलवे के निज़ाम में इस रफ्तार की सलाहियत है भी या नहीं? रेलवे के किरायों में 19% इजाफा किया जा चुका है और वजीर रेलवे रेवेन्यू के हवाले से भी खुशकुन दावे करते हैं। आइए नाज़रीन आपको वो दावे सुनवाते हैं। पहले हमने 20 अरब रुपए की 4 महीनों में आमदन की है और जो हमारा हदफ है कि 10 अरब साल में ज्यादा अर्न करेंगे, ये उसके बिल्कुल करीब है। पिछले 100 दिनों में हमने 2 अरब रुपए आमदन में अपनी इजाफा किया है। 90% हमने वक्त की पाबंदी को भी टच कर दी। अब ये जो गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी ये है 1 दिसंबर 2018 की और इससे तकरीबन 3 महीने बाद 25 फरवरी 2019 को रेलवे हेडक्वार्टर से एक सर्कुलर जारी होता। ये सर्कुलर चीफ अकाउंट्स ऑफिसर के दफ्तर से जारी हुआ और इसमें यह दर्ज है कि महकमे के पास TADA के लिए फंड नहीं है, खत्म हो चुके हैं। सर्कुलर के अल्फाज हैं TADA के लिए 1 पैसा यानी 1 पाई भी नहीं है। एक तरफ रेवेन्यू बढ़ने के दावे हैं, दूसरी तरफ TADA के लिए आपके पास पैसा नहीं। ये क्या माजरा है? शेख रशीद साहब ने ट्रेनों की तादाद तो बढ़ाई, लेकिन क्या इसके लिए रिजर्व में मौजूद जो इंजन और बोगियां थी क्या उनको भी इस्तेमाल कर लिया? क्योंकि 30 मार्च को जब उन्होंने लाहौर और कराची के दरमियान एक और ट्रेन जिन्ना एक्सप्रेस का इफ्तिताह किया तो इनके अल्फाज थे हमारे पास कोई कोच फालतू नहीं, क्योंकि हमें जो कोच दस्तियाब होती है हम ट्रेन चला देते हैं। हमारे पास एक कोच फालतू नहीं है, एक फ्रेट ट्रेन फालतू नहीं है, जो ठीक होती है उसकी हम ट्रेन चला देते हैं। अब आप अफसरान से पूछे रेलवे के तो वो कहते हैं ये जरूरी होता है कि आपके पास रिजर्व्स में बोगिया और इंजन हो। नाज़रीन जनवरी में शेख रशीद ने कराची से फ्रेट ट्रेन का इफ्तिताह किया मालगाड़ी और ये दावा किया कि रेलवे को मिसाइल भी बना सकते। पाकिस्तान रेलवे मिसाइल बना सकता है जी, दूर मार मिसाइल बना सकता है, इतनी इसमें। अब सितम ज़रीफ़ी ये है कि दूसरे ही रोज़ ये फ्रेट ट्रेन पटरी से उतर गई। मिसाइल जो है वो शायद पता नहीं क्या हो गया उसको। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है हमारी नुमाइंदा खुसूसी हैं तरहब असगर, जो कि रिपोर्ट करती हैं, रेलवे के मामलात को बड़े गौर से जानती भी हैं, देखते भी हैं। तरहब, क्या वजह है? और सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला आ क्या रहा है? जो मुसाफिर बैठे हैं, कोई उनकी उम्मीद जागी है कि उनको जल्द उनकी ट्रेनें आ जाएंगी और वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हो जाएंगे? जी बिल्कुल अली, जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले शेख रशीद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनाया और फिल वक्त आपने सारा जो सीन था, सिनेरियो है, वो भी बताया बहुत अच्छे तरीके से। आज हमने पूरा दिन जो है रेलवे स्टेशन पे गुजारा और वहाँ पे जो लोगों की परेशानी और मुश्किलात थी वो देखने के बाद जो है वो हमारे से फरियाद कर रहे थे कि हमें किसी तरीके से ये इन्फॉर्मेशन ही मिल जाए कि ट्रेन कब आनी है या कब नहीं आनी है। हालत ये इस किस्म की थी कि वहाँ पर टिकट मास्टर जो कि इस चीज़ का पाबंद है कि अगर ट्रेन 6 घंटे लेट है तो वो 6 घंटे पहले टिकट
स्टेट पूरी कीमत पर रिफंड करेगा, वो रिफंड भी किसी किस्म का नहीं किया जा रहा था, हालांकि मास्टर भी कमरे में मौजूद नहीं था। उसके साथ साथ जो है लोग वहाँ पे शदीद मुश्किलात का शिकार थे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ट्रेनें भी थी जो 19 से 20 घंटे की ताख़ीर के साथ जो है वो लाहौर पहुँच रही थी और जो कि अभी तक पहुँची भी नहीं थी। और कई ट्रेनें ऐसी भी हैं जो कि मुअत्तल की गई कराची से लाहौर की जानिब जो आना था जिन्होंने। उसके साथ साथ बहुत सी ऐसी ट्रेनें भी हैं जो सुबह जो है 8 बजे और 7 बजे रवाना होनी थी, जिन्होंने आज सुबह रवाना होना था। तो कुछ मुसाफिर जो थे जिनसे हमारी बात हुई थी वहाँ पे जो हमें मिले हैं, उनका ये भी कहना था कि हम जो है रावलपिंडी से लाहौर तक पहुँच गए हैं और हमारे यहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं है, इसलिए आज रात फैमिलीज़ के साथ हम स्टेशन पे गुजारेंगे। और पीने का पानी का फुकदान तक वहाँ पे मौजूद था और वो इसी तरीके से फरियाद कर रहे थे कि कोई हमारी सुनवाई हो जाए, लेकिन इस किस्म की कोई बात नहीं हुई है। जैसा कि रहीम यार खान के पास 13 फ्रेट ट्रेन की बोगियां जो हैं वो उल्टी हैं, तकरीबन 36 घंटे से ज़ायद का टाइम गुजर गया, लेकिन उनको वापस बहाल करने में बहुत मुश्किल दरपेश आई है। हालांकि किसी भी दुनिया में किसी भी रेलवे स्टेशन के हवाले से या रेल के निज़ाम के हवाले से बात करें तो 6 से 7 घंटे का वक्त दरकार होता है, लेकिन ये 36 घंटे तक ये जो है वक्त एक्सटेंड हुआ है। इसकी वजह जो अगर बात की जाए तो सबसे पहली तो ये वजह है कि जिना एक्सप्रेस जैसा कि जिसका इफ्तिताह कुछ दिन पहले ही वज़ीर आज़म खान साहब ने किया था, आपने फाइनेंस की बात की है तो उस हवाले से ही बात करते जाएँ। जहाँ आपने दिखाया TADA का नोटिफिकेशन कि TADA नहीं है देने के लिए, उसके साथ साथ ये भी बताते चले कि मुलाजमीन की जो रेलवे मुलाजमीन है उनकी सैलरीज में से कटौती के बाद इसकी रेनोवेशन हुई है जिना एक्सप्रेस की बोगियों की। उसके साथ साथ जो है बहबूद फंड जो अफसरान को दिया जाता है वो भी बंद कर दिया गया है। ना सिर्फ ये बल्कि जिना एक्सप्रेस के साथ जितनी बोगियां लगाई गई थी वो भी सारी पुरानी बोगियां थी कि पहले ही सफ़र के बाद जिना एक्सप्रेस का जो बोगी का जब वॉशिंग के लिए गई है ट्रेन तो उसका व्हील कैप जो था उसमें क्रैक थे, अगले दिन उसकी पावर लाइन ख़राब थी। और जिस रफ्तार से ये ट्रेन फास्ट ट्रेन चलाई जाती हैं उसके काबिल ट्रेन जो खस्ता हालत जो ट्रैक्स हैं हमारे वो इस सिचुएशन में नहीं है कि उसके ऊपर इतनी तेज़ रफ्तार में ट्रेन चलाई जा सके। यही चंद मसाइल हैं जिसके बारे में रेलवे हुकाम और सॉरी आई हैव टू कट यू हियर बिकॉज़ ऑफ रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, लेकिन मैं हैरान हूं इस कदर अबतरी की सूरत हाल है इस वक्त रेलवे की, और उस एक हादसे की वजह से पूरे पाकिस्तान का रेलवे का निज़ाम इस वक्त हॉल्ट होकर पड़ा हुआ है और लोग जो हैं वो ना सिर्फ इंतजार कर रहे हैं बल्कि जो ट्रेनों में हैं जो आप बता रही हैं सिचुएशन उससे तो यह कि उनकी जानें तक खतरे में है। पुरानी बोगियों को पुराने इंजनों को पेंट करके आप दोबारा ट्रैक पर चढ़ा रहे हैं आपके पास पुरानी फिएट मगर आप उसको फरारी की तरह दौड़ाना चाहते हैं। ये किस किस्म की पॉलिसी है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका तरफ असगर हमारे साथ। एक वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको हम बताएंगे कि पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाने का दावा ये हुकूमत करती है और इस दावे को सही साबित करने के लिए उलमा का वफ्द मिलता है इमरान खान को और अब मुलाकात होगी सदर पाकिस्तान से। तो अगर मदीना की रियासत बन जाती है, अल्लाह करे बन जाए, तो फिर क्या होगा? सूद खत्म हो जाएगा? क्या जो शरई सजाएं हैं उनका नफाज मेनो अन होगा? बात करेंगे बिलाल कुतुब साहब हमारे साथ और अलामा ताहिर अशरफी साहब इस ब्रेक के बाद। पाकिस्तान को मदीना की फलाही रियासत बनाएंगे, ये ख्वाब है वज़ीर आज़म इमरान खान का। जब तक तहरीक इंसाफ को 2018 के इंतखाबात में बरतरी मिली तो इस वक्त इमरान खान ने नाज़रीन पहली बार कौम से खिताब किया और इसमें इस अज़म का इजहार किया। इमरान खान ऐसी रियासत चाहते थे जहाँ कानून की बालादस्ती हो। वज़ीर आज़म ऐसी रियासत चाहते हैं जहाँ इंसाफ मिलता हो। वज़ीर आज़म ऐसी रियासत चाहते हैं या रियासत कमज़ोर तबके की जिम्मेदारी ले। जबकि इमरान खान ने मुल्क को रियासत मदीना बनाने का ऐलान किया तो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने यह मुतालबा किया कि हुकूमत अमली इक़दाम के लिए एक टास्क फोर्स बनाए। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने मुल्क को रियासत मदीना के लिए सिफारिशात भी भेजी जिनमें तजवीज़ दी गई कि मुल्क में सूदी निज़ाम का खात्मा किया जाए। इसके बाद सदर आरिफ अलवी ने इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को ऐवान सदर में मदऊ किया ताकि रियासत मदीना के मुजव्वज़ा रोड मैप उसके खदोखाल उस पर मुशावरत हो सके। इससे कबल नाज़रीन गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने करान के वफ़द से मुलाकात की। रियासत मदीना का मुजव्वज़ा रोड मैप क्या है, हुकूमत की तरजीहात क्या है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई और अब होना क्या चाहिए, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद बिलाल कुतुब साहब, अलामा ताहिर अशरफी साहब। अलामा अशरफी साहब, आप ही से मेरा पहला सवाल है, रियासत मदीना के लिए पहला कदम एक रियासत को क्या लेना होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। पहला कदम रियासत मदीना के लिए इंसाफ, आखिरी कदम भी इंसाफ, दरमियान भी इंसाफ।
जब आप इंसाफ करेंगे मुआशरे के साथ, जब इंसाफ करेंगे अपने घर वालों के साथ, जब इंसाफ करेंगे अपने लोगों के साथ, जब आप इंसाफ देंगे तमाम तबकात को। और एक शख्स अगर आपसे उठ के पूछता है कि बता उमर बिन खत्ताब तेरा कुर्ता कैसे बना है, तारीख उस शख्स का नाम नहीं जानती है। अल्लाह तबारक व तआला की इसमें यह भी हिकमत थी कि आज का कोई कहे कि जी एहतसाब ये आम आदमी कैसे पूछ सकता है मुझसे, जैसे हमारे बाज लोग कहते हैं। तो अल्लाह ने कहा अगर उमर बिन खत्ताब से एक बद्दू पूछ सकता है कि बता तेरा कुर्ता कैसे बना है, और उमर बिन खत्ताब को जवाबदेह होना पड़ता है, तो फिर आज के हाकिम या आज की अवाम या आज का लीडर या आम आदमी वो कैसे बालातर हो सकता है। तो इंसाफ की बालादस्ती रियासत मदीना का अव्वल और आखिर है। अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो रियासत मदीना का नाम भी ना मत लें, क्योंकि रियासत मदीना का तो यही तजवीज इमरान खान साहब को भी दी गई दरमियान अलामा साहब इंसाफ है। जब आप अपने अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये फख्र से कह सकता हूं कि मैं जब भी उनसे मिलता हूं एक ही बात कहता हूं कि खान साहब बाकी तमाम काम छोड़ दें, इंसाफ दे दें इस कौम को। आप एहतसाब का रोना रोते हैं कि जेलों में लोग जाते हैं और वो रिहा हो जाते हैं या उनको रिलीफ मिल जाता है। जब इंसाफ की बालादस्ती होगी, जब इस कौम को यकीन होगा, जब इस मुल्क के अंदर ये होगा कि बड़ा है या छोटा है उसके साथ इंसाफ का मामला है, उसकी सिफारिश नहीं सुनी जाएगी। ये नहीं कहा जाएगा कि एक बंदे ने जुर्म किया, वो तो इतनी बार ओहदों पे रहा, मनासिब पे रहा, लिहाजा जनाब वो बीमार, उसको जहनी तौर पे थोड़ा सा झटका लग रहा है, उसको ज़हनी रिलीफ चाहिए। क्या जो बाकी कैदी बैठे हुए हैं जेलों में वो ज़हनी तौर पे मुतमईन है? क्या आज जो हमारे मफलूकुल हाली आ रही है उसका सबब जुल्म नहीं है, उसका सबब जुल्म है। जब जुल्म खत्म होगा, इंसाफ होगा, ये मफलूकुल हाली खत्म होगी। तो इंसाफ की बात, इंसाफ पहली शर्त है और आखिरी शर्त भी अलामा साहब इंसाफ है। ये आपका पॉइंट आ गया और आपने भी ये तजवीज इमरान खान साहब को दी, लेकिन जो एक मुतफिका तजवीज थी। जी अलामा साहब मुख्तसरन नजरा कहिएगा। जी 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 मैं अर्ज करूं कि अगर किसी ने रियासत मदीना का एक छोटा सा तस्वुर देखना है ना तो लगेगी बात बुरी हमें, लेकिन जरा देख ले अभी न्यूजीलैंड के वाकये के बाद जो वजीर आजम न्यूजीलैंड ने किया है, रियासत मदीना इस तरह की गुड गवर्नेंस और इस तरह की फलाही रियासत होती है। मेरे ख्याल में बेहतरीन मिसाल दी आपने बिलाल साहब, ऐसा ही है मेरे ख्याल है। जो एक एग्जाम्पल दी है वो रियासत मदीना से एक मिसाल है वो कुफर का माशरा, वो उस वादों शरीक पर यकीन नहीं रखते, लेकिन एक तो वो मिसाल। अच्छा, दूसरी जो मुतफिका तजवीज़ बिलाल साहब दी गई थी, अलामा साहब ने इंसाफ की बात की है, यहाँ तजवीज़ दी गई सूद का निज़ाम ख़त्म करें। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली मना किया गया तो होना चाहिए ख़त्म, पॉसिबल है। शाह साहब बहुत शुक्रिया पहली बात तो ये, और अल्लामा साहब आपसे मैं सलाम के बाद आपसे माफ़ी मांगता हूँ और माजरत चाहता हूँ। मैं बिल्कुल इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि इंसाफ के साथ जो है वो मदीना की रियासत जो है वो कायम हो सकती है। ये फ़लसफ़े की बातें जैसे सुनते हुए हमें जवानी से गुजरते हुए बुढ़ापा जो है आ गया। मेरे ख्याल में जो एक ही चीज़ है जिससे मदीना की रियासत कायम हो सकती है, जो कि आज हम नहीं देख रहे, वो है सच बोलना। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मुझे मेरा उम्मती झूठ नहीं बोल सकता, और अगर हम झूठ बोलते हैं तो मेरे ख्याल में मदीना की रियासत की इब्तदा भी जो है वो भी नाकाम है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। ये जो सारी की सारी जो इमरान खान के साथ जो मजलिस हुई है, ये हुई है पैगाम पाकिस्तान का जो फतवा है उसके गिर्द, और ये पैगाम पाकिस्तान का जो फतवा है ये 1918 में मैमून साहब इस पर दस्तखत कर चुके हैं, और ये खान साहब की तहकीक नहीं है, ये नवाज शरीफ साहब की तहकीक है। हम इस बात को कहते हुए किस कदर शर्माते हैं कि जो सदर पिछले गुजरे हैं उनका दस्तखत है इस पे, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन वो किसी भी वजह से अगर नहीं करा सके तो आज हमें ओन करना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब आपको हमने बेल नहीं देनी थी, लेकिन ये आपका अच्छा काम है, इस पे आपका बहुत शुक्रिया। आप भी इस महफिल में आकर शामिल हो। मदीना रियासत में पहला कदम मेरे ख्याल में सच बोलना होना चाहिए था। इसके ऊपर डॉक्टर ज़ियाउल हक जो कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत काम किया है। इसके अंदर जो आपको रिलीफ मिला है वो ये कि जो SMS के ऊपर पाकिस्तान सारा बंद हुआ करता था उसको आज आपने बंद किया है उनके कायदीन को पकड़ के। इसमें क्या इमरान खान साहब ने कोई कदम उठाया? अभी हाफिज साहब बैठे हैं यहाँ पे, हाफिज साहब बताएं कि क्या इनको इमरान खान साहब ने कहा है कि ये सिलसिला होगा? उलमा इकराम को किसने बुलाया है
और किसने कहा है कि जनाब अब ये जो फतवे आप कुफर के देते हैं और कत्ल के देते हैं ये आप अब नहीं देंगे, इसमें इमरान खान साहब का और सदर ममलकत साहब का कोई ताल्लुक नहीं है। साहब जानते हैं किसने कहा है? बिल्कुल, ऑब्वियसली इनको बुलाया गया है, इनको चाय पिलाई गई, इनको साफ बताया गया। दूसरी बात जो है वो है इस्लामिक काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी को, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का। अब काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को शाह साहब उन्होंने 5 नुक्ते दिए इस्लामी रियासत मदीना के चक्कर में। पहले क्या है कि पौधे कैसे उगाए जाएं जो कुरान हकीम में मौजूद हैं। अच्छा, तो खुदा का वास्ता लें, ये आपका नुक्ता है कि पौधे कैसे उगाने हैं आपको ये नहीं पता, ये उलमा कराम मिंबर बताएगा। क्या ये इतना बड़ा मसला है? आपका पॉइंट ये है कि पानी की किल्लत जो होगी इसके ऊपर उलमा कराम क्या करेंगे। तीसरा उन्होंने कहा कि फैमिली प्लानिंग जो है इसके ऊपर उलमा कराम हमें बताएं। फिर कहा कि औरत को जायदाद देने का जो सिलसिला नहीं है उस पर बताएं। 5वीं चीज जो उन्होंने शामिल की है वो किया है एक ऐसा डिबेट जिसपे कि उलमा कराम अपनी राय देंगे, वो भी अपनी राय देंगे कि जनाब हम किस तरह खदोखाल पैदा करें उस रियासत के जो कि मदीने की तरफ चले। लेकिन यहां पे ये जो आपका सवाल है, मुफ्ती उस्मानी साहब का ने एक हुक्म दिया हुआ है कि ये सूद नहीं है। उसके बाद आपकी बहुत बड़ी बड़ी इस्लामी जमातें जो कि इस मामले को नहीं मानती और इसको सूद मानती हैं। मशाइख इसमें शामिल क्यों नहीं थे जबकि मशाइख की इस वक्त पाकिस्तान में बहुत बड़ी ताकत है। फिर निज़ाम अदल की जब बात करते हैं तो हुजूर ये कहते हुए हम क्यों डरते हैं कि जो बात हम न्यूजीलैंड के लिए कह रहे हैं यहां पे आपको निज़ाम तबलीग भी इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। अगर आप तबलीग करने के लिए जाएं तो वो जायज, वो दुपट्टा पहन के आ जाए तो जायज, लेकिन आपके मदारिस और आपके जब मसाजिद के अंदर कोई दुपट्टा पहन के क्रिश्चियन आ जाएगा तो आप कहेंगे मस्जिद जो है वो नापाक हो गई है। जब आपके यहां कोई कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट आएगा तबलीग करने के लिए तो क्या आप कबूल करेंगे? हमारे जो मसाइल हैं ये इल्मी हैं, मेरे ख्याल में इनके ऊपर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी रादर देन के उलमा इकराम को इस नुक्ते पर लाया जाए कि जनाब पानी के ऊपर आप बताएं कि आपने क्या करना है, पौधों के ऊपर आप बताएं कि आपने क्या करना है। स्टेट के देखिए, मैं एक जिम्मेदारी मेरी है मैं सच बोलूं, एक जिम्मेदारी आपकी आप सच बोलें, लेकिन जब स्टेट कह रही है मुझे बताओ कि मैं रियासत मदीना किस तरह बनाऊं तो रियासत पहले कदम कौन सा उठाए? नहीं हुजूर, ये देखिए ये बात जो है ना एक कंस्ट्रक्शन के अंदर इशारा साहब गलत है। जो ऑपोजिशन होती है वो गवर्नमेंट इन द वेटिंग होती है, उसने अपना होमवर्क किया होता है। जब वो कहती है कि रियासत मदीना बनाना है तो ये भी क्या इकोनॉमिक्स उमर साहब की है जिसको कि नहीं पता कि हमने करना क्या है? अगर नहीं पता था कि रियासत मदीना कैसे बनाना है तो रियासत मदीना का आपने वादा क्यों किया? आप कहते हैं कि जनाब हमें नहीं पता, हम बनाना चाहते हैं, अगर हम बना सके तो हम बताएंगे ये सच था, सच नहीं बोला गया। सच नहीं बोल अलामा साहब, एक तो सच नहीं बोला गया, दूसरा जरा जिसकी तरफ इशारा अभी बिलाल साहब ने किया है कि एक मुलाकात आपकी होती है, हम लोगों से मुलाकात होती है, उसमें यह पैगाम दिया जाता है कि अब खत्म किया जाएगा, सब जहादी फैक्ट्रियां भी खत्म की जाएंगी, इसके साथ साथ फतवे वगैरह भी खत्म किए जाएंगे। मेरा ख्याल है ये भी एक अच्छा इकदाम है रियासत मदीना बनाने के लिए और इसमें आपका कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। मैं इसमें एक बात और जो है मैं एक बात इसमें और शामिल इसमें अच्छा काम जो हुआ वो ये हुआ है कि पहले ये सारे थे मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के अंडर। 70 साल मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज मदारिस को संभालती रही है, मतलब शर्म की बात है। अब उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर करने की कोशिश की गई है और कर देंगे इंशाल्लाह, लेकिन इकोनॉमिक सिस्टम जो डोनेशन के वो मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आएगा। ये एक बहुत बड़ा लूप होल है, अच्छा स्टेप था, ये बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन इकोनॉमिकल डिपेंडेंसी नहीं जब तक आएगी तब तक हुक्म की इतलात जो है वो भी नहीं आएगी। आईएमएफ आप क्या चाहते हैं सूद खत्म कर दें, अब आप आईएमएफ के पास जा रहे हैं, कर्जा लेने को आपको सूद पे देना पड़ेगा। बात यह कि जो बैंड आउटफिट्स हैं उनके तकरीबन 200 से कुछ कम मदारिस इस मुल्क। ठीक है, मैंने कहा अच्छी बात है कि इंडस्ट्रीज की बजाय अब वजारत तालीम में मदारस को उसके अंडर दे दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब आपका शरीफी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो चाहता है, दीजिए इजाजत, अलाने के बाद।